हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने बात किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो हमने ये भी बोला था कि एल्केन को प्रिपरेशन हम सोडा लाइम से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वो केमिकल मेथड यानी कि सोडा लाइम प्रोसेस से कैसे एल्केन बनते हैं उसका बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज़ दीप्तानु सरकार। आप देख रहे हैं हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ज्ञान दो ज्ञान लो। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग सोडा लाइम प्रोसेस, ठीक है। तो सोडा लाइम प्रोसेस से हम लोग आज देखने वाले हैं कैसे एल्केन का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो आपको कोल्ब्स रिएक्शन अगर याद हो कि कैसे इसको टैकल देते थे, मैकेनिज्म वगैरह, तो आपको ये बहुत ही आसान लगने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। छोटा सा एक टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला बात है कि जो RCOOH, हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। हमें जाना कहाँ पे है? RH में, ठीक है। हमें RH फॉर्म करना है, ठीक है। RCOOH से RH फॉर्म करना है, ठीक है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? COO, इसको अगर मैं हटा दूँ तो RH रहता है ना। और याद रखना, बच्चे ज़्यादातर ऐसे सोचते हैं कि ये वाला H इसके साथ चिपक के RH बन जाएगा और CO2 रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। हम बाद में देखेंगे मैकेनिज्म में कि ये जो H इसमें आया वो ये वाला H नहीं बल्कि कोई और एक H जो इधर आएगा। तो यहाँ पे CO2 का रिमूवल होने वाला है। इसमें CO2 का रिमूवल होने वाला है, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? A reaction in which carbon dioxide gets removed. A reaction in which carbon dioxide gets removed, it is called decarboxylation reaction, ठीक है। तो decarboxylation reaction क्या है, समझ में आया? Removal of CO2 in any chemical reaction will be called as decarboxylation reaction। क्लियर हुआ? पर बात है कि ये जो decarboxylation reaction है, ये होने के लिए हमें यहाँ से CO2 को हटाना पड़ेगा। अब CO2 को हटाने के लिए कौन आ रहा है? सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम, तो सोडा लाइम की मदद से यहाँ से कैसे COO इसका रिमूवल होगा वो हमें देखना है, ठीक है। मिटा दो। अच्छा, तो हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है, वो पहुँच पाएंगे कैसे? डी कार्बोक्सिलेशन के मदद से। हाँ, ये रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। सोडा लाइम इस्तेमाल करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या है ये सोडा लाइम? व्हाट इज सोडा लाइम? ठीक है। सोडा जो शब्द है वो आया कॉस्टिक सोडा से, ठीक है। और जो लाइम है वो है क्विक लाइम। तो आपने सुना होगा क्विक लाइम। सोडा लाइम बच्चों NaOH को कहते हैं, NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से जानते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्विक लाइम CaO, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम अगर कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा, क्विक लाइम, इनका एक मिक्सचर बना लें। हाँ, कोई बुक में लिखते हैं 1:3, कोई बुक में लिखते हैं 1:8। तो हमें रेशियो से मतलब नहीं साहब, हमें याद रखना है कि मिक्सचर ऑफ caustic soda and quick lime is called soda lime. What is soda lime? Mixture of caustic soda ब्रैकेट में लिखोगे NaOH and quick lime ब्रैकेट में लिखोगे CaO is called सोडा लाइम। हाँ, तो सोडा लाइम हमने देखा। सोडा लाइम क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमें देखना है हम कैसे, टॉपिक तो यही है
ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे बना सकते हैं। मान लो हमारे पास RCOOH है, RCOOH है, हाँ RCOOH है, हाँ। तो हमने क्या किया, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड को दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या होने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम जो कि Na+ है, OH जो कि OH- है, हाँ, और ये एसिड है। तो एसिड किसको रिलीज करने वाला है, H+। ये H और OH मिलके बन जाएगा H2O और सोडियम इधर अंदर घुस जाएगा, तो बनेगा RCOONA, ठीक है। और अगर इसका हम स्ट्रक्चर से बात करें तो C=OH, यहाँ पे NaOH लगाया था, तो RC=O, इधर पे O, और ये बॉन्ड टूटा, H+ रिलीज हुआ, ये H और OH मिलके H2 बन गया, और O बचा इधर से, इधर के साथ इसके साथ Na चिपक गया, ठीक है। तो इस तरह से बना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या होगा इसका, सोडियम एल्कानोएट, सोडियम एल्कानोएट, ठीक है। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इससे प्रिपरेशन करना है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कैसे होगा, मान लो RCOOH, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है। तो हमने RCOONA बना लिया, RCOONA, फिर से हमने यहाँ पे NaOH दिया, साथ में CaO लगाया, देखिए सोडा लाइम दिया ना, सोडा लाइम हीट भी दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से NaO इसको उठा लो और COONA, कुल मिला के सब मिलके क्या होता है, देखो Na2COO3 यानी कि C3O3 हुआ, Na 2 बार हुआ, CO 3 बार हुआ, हाँ। तो Na2CO3 बना, और यहाँ से R, ठीक है, ये वाला RH, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। ये था इसका स्टेप्स। तो अगर मैं बोल दूँ कि इस R की जगह में CH3COO Na, तो डरने का नहीं साहब, NaOH, ठीक है। अब तुम खुद से रिएक्शन लिख सकते हो, क्या होने वाला है, यहाँ से इतना तक एक साथ हो जाएगा, तो Na2CO3 फिर से बनेगा Na2CO3, और साथ में CH3 और H मिलके CH4, हाँ। क्या बन गया, मीथेन, क्या बन गया, मीथेन। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन है, 1, ठीक है। इसका नाम क्या था, सोडियम 2 कार्बन है, तो इथानोएट, इथानोएट, ठीक है। सोडियम एसिडेट भी बोल सकते हैं इसको, हाँ, सोडियम एसिडेट। तो सोडियम इथानोएट लिया, ठीक है। साथ में यहाँ पे हमको क्या मिला, मीथेन, तो एल्केन प्रिपरेशन हुआ, एल्केन तो मिला, ये भी एल्केन है, ऊपर वाले भी एल्केन था, तो एल्केन मिला। बट बात है कि सोडियम इथानोएट में 2 कार्बन था, हमें रिजल्ट में कितना मिला, 1 कार्बन, ये देखने के बाद था। यानी कि ये जो सोडालाइन प्रोसेस है, ये कुछ डिसेंट ऑफ चेन में काम कर लेता है, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हें लंबा चेन है, उसमें से कार्बन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये किस में काम आता है, एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे डिसेंट ऑफ चेन हमें ज़रूरत हो, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन में हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमें 3 कार्बन दे दिया, हमें 2 कार्बन चाहिए, 4 दे दिया, 3 चाहिए, ऐसे वाले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सोडा लाइम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है समझना कि कब हम सोडा लाइम का इस्तेमाल करें, और एक बेहतरीन रिएक्शन देता है कौन, सोडा लाइम। ये ज़रूरत होगा जब हम कन्वर्शन का बात करेंगे, हम जैसे मान लो हमें एल्कीन दे दिया, एल्केन बनाना हो, ठीक है। या फिर एग्जांपल से देखो, ऐसा मान लो मुझे दे दिया C2H5OH, ठीक है, और मुझे प्रिपेयर करना है C2H5OH, तो CH3OH मान लो मुझे प्रिपेयर करना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से झुम करके मैं लेके आ जाऊँगा C2H5, ठीक है, C2H5 CH3 COOH लेके आ जाऊँगा, ठीक है, CH3 COOH। फिर यहाँ से मैं झुम करते CH4 बना लूँगा, 2 कार्बन था, 1 कार्बन आया, फिर यहाँ से मैं
CH3OH तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का कन्वर्शन में हमें बहुत ही इस्तेमाल करना पड़ेगा सोडा लाइम। हमें जो भी कंपाउंड देगा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना लूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NaOH देंगे, फिर ये बनेगा कौन सा, ये बनेगा ये चीज़, फिर NaOH सोडा लाइम डाल देंगे तो मुझे मिल जाएगा कि एल्केन, और एल्केन से अल्कोहल तक जाने के लिए हम फिर से अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्शन जो होगा ना, इसमें हमें जाके ज़रूरत होगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स का। फिलहाल तो अभी हम बेसिक चीज़ों में है। बेटा दे, इसको समझ में आया? मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया CH3CH2CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl ऐसा दे दिया, और बोल दिया कि आपको CH3Cl बनाना हो। तो सबसे पहले आप क्या करें, जुम जुम करके CH3COOH बना ले, फिर जुम करके आप CH4 बना ले, फिर यहाँ से आप CH3Cl तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कन्वर्शन में हमें ज़रूरत होगा क्या, सोडा लाइम का इस्तेमाल करना। ठीक है, मिटा दूँ, समझ में आया? ये डिसेंट ऑफ चेन में काम आता है। ठीक है, मान लो इसी में मैं बोल देता कि C2H5COO प्लस NaOH। ठीक है, यहाँ पे लिया CaO, यहाँ पे लिया डेल्टा। ठीक है, हीट दिया, हाँ हीट, तो यहाँ से क्या होगा NaO और इतना तक एक साथ हो जाएगा, हाँ Na2CO3 Na2CO3, और C2H5 था, एक H लेके वो बन जाएगा C2H6 जो बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। मेरे पास था क्या, सोडियम 2 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन, तो प्रोपानोएट था मेरे पास, सोडियम प्रोपानोएट, और हमने क्या किया 1 2 3 कार्बन था, 2 कार्बन में लेके आ गया, एल्केन भी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये डिसेंट ऑफ चेन में काम आ जाता है। ठीक है, तो चलिए मिटा देते इसको और आगे देखते हैं। हाँ मिटा दो, चलिए मिटा देते हैं। हाँ मान लो ऐसा हुआ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके ऊपर 1 2 3 ऐसा दिया, और यहाँ पे COONA ऐसा दे दिया, हाँ प्लस NaOH। ठीक है, और इधर CaO ऐसा हीट भी दिया। अब क्या फॉर्म होगा, यहाँ से NaO, ठीक है, और यहाँ से COONA एक साथ मिल के, ये दोनों एक साथ मिल के Na2CO3 होने वाला है। ठीक है, और साथ में ये रह जाएगा ना, सिर्फ ये रह जाएगा बेंजीन रिंग। कौन रह जाएगा, बेंजीन बन गया इधर। हाँ, और ये था क्या ये जो मेरे पास कंपाउंड था, एक बेंजीन रिंग के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ था, इससे हमने क्या बना लिया, बेंजीन। रिमूव क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ये सब मिल के Na2CO3 बन गया। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट। ठीक है, रिमूव कौन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, समझ में आया? चलो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। मान लो जो क्वेश्चन से पहले हम इसका मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं। मैकेनिज्म, एक R था, RCOOH, हमने इसके साथ NaOH का रिएक्शन करवाया। पहले हमने इसके ऊपर NaOH डाला, जिसके वजह से हमें मिला RCOONA। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने प्लस किया NaOH। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, NaOH, और इधर CaO हीट दिया तो बना Na2CO3 प्लस RH। तो ये था मेरा रिएक्शन, पर इसका मैकेनिज्म नहीं दिया। मैकेनिज्म कैसे हुआ ये रिएक्शन। सबसे पहले मेरे पास क्या है, RC11OOH। ठीक है, हमने इस पर क्या डाला, NaOH। ठीक है, इससे क्या बनेगा, RC11OO माइनस। ठीक है, अच्छा इससे क्या बनेगा ना, इससे बन जाएगा RC11OO माइनस, और ये बेसिक मीडियम था, ये बेसिक मीडियम था। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे क्या बन गया था, RC11OONA। ठीक है, अब इस कंपाउंड को उठाया मैंने, RC11OONA, फिर से रखा Na,
OH, ठीक है। वजह से क्या हुआ, इसका हुआ डिसोसिएशन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हो गया डिसोसिएशन, इसको बेटा कि बेसिक मीडियम में लिख दे। हाँ, बेसिक मीडियम। तो इस बेसिक मीडियम में Na इस चीज़ का डिसोसिएशन हो गया। हाँ, RC11O माइनस प्लस। हाँ, हमें पता है जो मेटल्स है, मेटल्स वो हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। अगर ये कैटायन फॉर्म कर लिया तो बाकी पूरा का पूरा हिस्सा क्या बनेगा, Nm। अब इस RC11OO माइनस, ठीक है, इसको लिया। ध्यान देना क्या करूँगा मैं इधर हीट देने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं हीट दूँ तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। अब इतने सारे बॉन्ड है तो कौन सा टूटेगा। मान लो तुमने कहा कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया। मैं इसको कैसे दिखाता हूँ, मान लो तुम ऐसा कहना चाहते हो, ओ यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप किया और यहाँ पे O माइनस था, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप किया, ठीक है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बॉन्ड टूटा तो क्या बनता, RC सिंगल बॉन्ड हो, इधर भी आ जाता डबल बॉन्ड हो। तो मुझे बोलो ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का चेंजेस करके कोई फायदा नहीं मिला। ऐसा नहीं कि ये स्टेप अंदर अंदर में नहीं होगा, पर इस स्टेप से मुझे कोई मतलब नहीं मिला क्योंकि ये सेम ही स्ट्रक्चर है। तो मुझे देखना है क्या बॉन्ड इधर ही टूट सकता है, बॉन्ड तो ये वाला भी टूट सकता है ना। अगर ये बॉन्ड टूटता तो क्या होता, ये बॉन्ड अगर टूटता, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर भागा और ये बॉन्ड टूट के 1 इलेक्ट्रॉन इधर भागा, 1 इधर भागा, ठीक है। तो R में हुआ माइनस C11O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O हुआ। कैसे हुआ, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड आ गया, जिससे CO2 बन गया और R माइनस मेरे पास है। इस R माइनस को मैंने लिया और ये एक्वास मीडियम में हो रहा था, यानी कि बेसिक मीडियम जिसमें पानी थोड़ा बहुत होगा ना। हाँ, पानी भी तो है। तो H प्लस OH माइनस मेरे पास है, यहाँ से H प्लस को उसने गेन किया तो RH बना और साथ में OH माइनस बचा, ठीक है, OH माइनस बचा। तो यहाँ पे है Na, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CO2, फिर से हमने इसमें क्या दे दिया, NaOH, फिर से दे दिया क्या, NaOH। तो इस NaOH की वजह से, हाँ, इस NaOH की वजह से रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, मेरे पास इधर पे मिला NaOH और रिएक्शन में मैंने फिर से दिया NaOH प्लस, और क्या फॉर्म हुआ, CO2। ये सब चीज़ मिलेगा, मिलके क्या बनेगा, Na मिलके Na2 CO2 और एक यहाँ से O, तो मिलके Na2 CO3। तो यहाँ से अगर इतना चला गया, ठीक है, और यहाँ से ये चला गया और ये, तो बचा क्या देख लो, OH मिलके क्या बन जाएगा, H2। तो ये था मैकेनिज्म। समझ में आया मैकेनिज्म, समझ में आया। यहाँ से याद रखना, ये जो स्टेप है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है। हाँ, इस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। याद रखना बेटा तो इस मैकेनिज्म को। चलिए बेटा देते, हाँ, मैं कुछ मैकेनिज्म पहले सीरियली ले लेता हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म लिखना क्लियर हो जाए। हाँ, चलिए मैं इसको लेता हूँ CH3COOH मेरे पास था, मैंने इधर पे NaOH दिया, इसके वजह से CH3COO Na बन गया, फिर से मैंने NaOH डाला, ठीक है, और CaO दिया सोडा लाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे बना Na2CO3 प्लस CH4, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। हाँ, 2-3 रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाने से आप उसके बाद खुद ही लिखना सीख जाओगे। हाँ, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, CH3COONA, ठीक है, ONA यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, ONA, ठीक है, फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3COO
O माइनस Na+, मेटल है तो कैटायन फॉर्म कर लिया, ठीक है। बाकी पूरा कंपाउंड में बाकी हिस्सा सब एनायन बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, CH3 C++O, O माइनस था, ठीक है, O माइनस था। यहाँ पे मैंने हीट किया, हीट करने से ये बॉन्ड टूटा। रिजल्ट समझ में आ रहा है, ये क्यों टूटा, ये नहीं टूटेगा। ये टूटने से एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन भागा, तो CH3 माइनस हुआ प्लस C++O इधर फॉर्म हुआ। अब ये जो CH3 माइनस है, इन्होंने इस रिएक्शन में जो H+ और OH माइनस है, यानी कि पानी से H+ को चुरा लिया, चुरा लिया, और बन गया कौन, CH4, चुरा लिया है तुमने जो हाइड्रोजन को, और बना लिया मीथेन, ठीक है। फिर क्या बना, फिर यहाँ पे प्लस OH माइनस भी है, और OH माइनस Na मिल के NaOH, ठीक है, और रिएक्शन में हमने खुद से दिया NaOH, और फॉर्म हुआ CO2, सब मिल के साहब बन गया क्या, Na2CO3, Na2CO3, और साथ में ये भी बना H2O। क्लियर हुआ, मैकेनिज्म आसान लगा, चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में ले लेता हूँ CH3 CH2 COOH, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 COOH, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा रिंगा, क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH3 CH3 फॉर्म होने वाला है, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या है, CH3 CH2 C++O O Na, तो ये बेसिक मीडियम मिला, बेसिक मीडियम किसने दिया, बेसिक मीडियम किसने दिया, NaOH साहब ने बेसिक मीडियम क्रिएट किया, ठीक है। अब इन बेसिक मीडियम में होने क्या वाला है, CH3 C++O O माइनस प्लस Na+, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे और होगा CH3 CH2, इधर CH2 भी है, CH3 CH2 C++O O माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमने दिया हीट देने से ये बॉन्ड टूटने से CH3 CH2, ठीक है, बॉन्ड टूटा और इधर माइनस आया, और साथ में C++O, कुछ ऐसा हुआ। अब CH3 CH2 माइनस ये H+ और OH माइनस से मिलके CH3 और साथ में H2O बनेगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे H2O नहीं OH बनेगा, OH माइनस, तो मेरे पास अभी NaOH मिला, कहाँ से, इधर से OH, इधर से NaOH, प्लस रिएक्शन में हमने दिया NaOH, और भी फॉर्म हुआ CO2, सब मिलके क्या फॉर्म हुआ, Na2CO3, प्लस साथ में क्या फॉर्म हुआ, H2O। क्लियर हुआ, मिटा दूँ, चलो मिटा देते हैं। अब और एक लेते हैं, और एक प्यारा सा लेंगे, ये वाला, और भी मज़ा आ जाएगा इसमें ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे बॉन्ड लेते हैं, फिर COONA प्लस, ये रिएक्शन में देख लिया था, NaOH, यहाँ से बना CaO हीट, तो यहाँ से बना था बेंजीन रिंग, ठीक है, ऐसा बना था बेंजीन रिंग प्लस Na2CO3 होगा, पर कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म क्या था, देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा मैकेनिज्म है, C++O O Na, कुछ ऐसा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है, डरना नहीं है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, ठीक है। C++O O माइनस प्लस Na प्लस, खत्म। अब यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस था,
अब ये माइनस, अगर मैं हीट किया तो ये बॉन्ड टूटा, हाँ ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटने से ये जो स्ट्रक्चर है साहब, ये जो स्ट्रक्चर है साहब, इसमें एक माइनस रह जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, C11O, ठीक है। अब ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है, ठीक है, माइनस प्लस H प्लस हुआ और इधर OH माइनस मिलके उन्होंने क्या बना दिया, बेंजीन रिंग, हाँ। और प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, वो नहीं दिखाने से भी ऐड हो गया, हाँ, मैं नहीं दिखाया मतलब भी है, ठीक है, समझ गए। तो साथ में एक और क्या फॉर्म होगा, OH माइनस, अब ये NaOH, इधर मिला OH, इधर मिला NaOH प्लस हमने खुद से दिया NaOH रिएक्शन में, ठीक है, और फॉर्म हुआ साथ में CO2, सब मिलके फॉर्म हुआ Na2CO3 प्लस H2O, प्लस H2O, समझ में आया। अब किसी का भी मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, चाहे बेंजीन रिंग दो या फिर कुछ और भी दो, हाँ तो कर सकते हैं ना। प्रॉब्लम है, मिटा दूँ, समझ में आया। चलो मिटा देते हैं, हाँ। अभी लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन। मान लो किसी ने ऐसा पूछा, क्वेश्चन 1, फाइंड रेट ऑफ सोडा लाइन प्रोसेस और डीकार्बोक्सिलेशन। आप या फिर इसको निकाल दो कि कौन ज़्यादा सोडा लाइन प्रोसेस में ज़्यादा तेज़ रफ्तार में रिएक्शन कर लेगा, या फिर डीकार्बोक्सिलेशन कौन सबसे बेहतर दिखाएगा, हाँ कौन सबसे बेहतर दिखाएगा, ठीक है। समझ गए। मान लो ऐसा ऑप्शन है कि CH3CH जैसे CH3 और साथ में इधर में ऐसा नहीं, COOH, ठीक है। बी नंबर में CH3 इधर भी CH3, ठीक है, और इधर ऑप्शन है COOH। ये दोनों में से कौन सोडा लाइन प्रोसेस में ज़्यादा जल्दी होने वाले हैं, ठीक है, फॉर्म। जैसे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो मुझे 2 कार्बन वाला एक इथेन मिलने वाला है, 1 2 3 4 कार्बन है तो इसमें भी 3 कार्बन वाला एक इथेन प्रोपेन मिलने वाला है, ठीक है। अब किस पे ज़्यादा तेज़ रफ्तार में रिएक्शन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन कौन बेहतर दिखाएगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसका ज़रूरत होता है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हमने देखा था RCOOH, ठीक है। इस पे हमने लगाया था NaOH, तो ये बना था RCOONA, फिर हमने इसमें NaOH दिया था जिससे ये बना था CaO हीट, फिर बना था RH प्लस Na2CO3, ऐसा बना था, ठीक है। और स्टेप क्या था, RC11OONA, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक मीडियम में ये टूट के बिखर के अलग अलग हुए, माइनस Na प्लस, ठीक है। फिर हमने इसको उठाया था RC11OO माइनस, यहाँ पे दिया था हीट, यही था वो रेट डिटरमिनिंग स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भागा और इधर एक इलेक्ट्रॉन भागा और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया तो बना R माइनस और C11OO, हाँ। ये जो बना था इसे ठीक है, कार्बोनायन कहते हैं, हाँ कार्बोनायन, ठीक है, कार्बोनायन कहते हैं इसे, हाँ। अगर ये कार्बोनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही सोडा लाइन प्रोसेस में रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो कार्बोनायन फॉर्म हुआ इसमें स्टेबिलिटी कितना है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, इफ इट इज़ मोर स्टेबल, तभी क्या होगा, रेट ऑफ सोडा लाइन प्रोसेस इंक्रीज होगा, या फिर डीकार्बोक्सिलेशन इंक्रीज होगा। तो मुझे चेक करना है कि कार्बोनायन जो फॉर्म होने वाला है इसमें या फिर इसमें, वो स्टेबिलिटी कितना है उसमें, ठीक है।
और स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या क्या तरीका हम अपनाते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। समझ गए। इसको मिटा देता हूँ वहाँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझ में आया ना, अलग से लिखा था। मोर स्टेबिलिटी पता करना पड़ेगा कार्बन आयन में, हाँ मिटा दो। तो इस पे ध्यान से देखना भी, हाँ मतलब कहानी में कुछ ऐसा होगा, ये COO बनेगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3 जो है ना, CH3 ये इस C को और ये भी इस C को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हुआ, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब आपको जानने के लिए GOC भर के आना पड़ेगा, हाँ GOC में ये सारी बातें हैं, हाँ GOC में आपको पता चला था कि मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, हाँ हमारे पास 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। किसी ने पूछा इसका रीज़न क्या है। जितना इधर जाओगे मोर स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी इधर ज़्यादा होने वाला है। और रीज़न पूछा तो क्यों, रीज़न क्यों, तुम बोलोगे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसे निकालते, जैसे इधर प्लस आई इफेक्ट है। अगर इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे बीच में, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस हो जाएगा, हाँ इंक्रीजेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया और पहले से भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो याद रखना अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हुआ, तब, ठीक है, तब कंपाउंड या फिर कार्बोनायन बिकम मोर अनस्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ तो कार्बोनायन बिकम मोर अनस्टेबल। तो तुम मुझे बोलो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया और पहले से इसके पास 1 था, ठीक है। अब इसके साथ कंपेयर करो, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट। तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आया और इसके पास खुद भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। दोनों में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज़्यादा हुआ, इस पर 3 बार आया था और पहले से 1 है 4, और इस पर 2 बार आया था पहले से 1 है 2 3, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा हुआ। जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कंपाउंड ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये कंपाउंड मोर अनस्टेबल है, ठीक है, मोर अनस्टेबल है, और ये लेस अनस्टेबल है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सोडा लाइम प्रोसेस में क्या सीखा था, कार्बोनायन जो होगा उसमें हमें चेक करना है कि किस पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही सिर्फ सोडा लाइम प्रोसेस में उसका रेट ज़्यादा होगा, या फिर डीकार्बोक्सिलेशन में भी रेट ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये लेस अनस्टेबल है। लेस अनस्टेबल का मतलब क्या है, ये स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ ए इज द करेक्ट आंसर कि ए में स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी मोर, ठीक है, ए में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। तो ए में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए जो रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस है या फिर डीकार्बोक्सिलेशन है वो ज़्यादा कौन दिखाने वाले हैं, ए। तो करेक्ट आंसर इज ए होगा, ठीक है, समझ रहे हो, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर। समझ में आया, मिटा दो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना कैसे देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी। मान लो मेरे पास ऐसा है COO, ठीक है, बी नंबर में COO और इधर NO2, सी नंबर में COO इधर OH, ठीक है।
इसमें भी मुझे निकालना पड़ेगा फाइंड रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस और डी कार्बोक्सिलेशन। इस पे डी कार्बोक्सिलेशन या फिर सोडा लाइम प्रोसेस का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कर लोगे 1 2 3 4। अब वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो ये था क्वेश्चन। तो कैसे करें, सबसे पहले देखो इस बार क्या होने वाला है। इस बार यहाँ पे जो NO2 है, NO2 ये यहाँ पे ये टूटने के बाद एक माइनस साइन आएगा, ये टूटने के बाद एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, इस माइनस साइन की वजह से ये जो माइनस साइन है यानी कि इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, NO2, क्योंकि NO2 के पास जो इफेक्ट है, NO2 माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, OH इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, तो ये प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, एक है माइनस एम इफेक्ट, दूसरा है प्लस एम इफेक्ट। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था उसको अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने से रिंग में, ये जो रिंग है बेंजीन का रिंग, ठीक है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन और भी दे देगा, पहले से इधर माइनस है और भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके वजह से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। ठीक है, लेस। ठीक है, पर यहाँ पे जो माइनस साइन होगा, इसको देखो, खींचने के लिए कोई नहीं है और देने के लिए भी तो कोई नहीं है। ठीक है, पर खींचने के लिए भी तो कोई नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, पर इसमें ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, पर कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पहले से ही, खुद के पास है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर देखूँ, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, मोर अनस्टेबल। ठीक है, मोर अनस्टेबल, और इसमें क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, और ये मॉडरेट है, मतलब इनके बीच में है। ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा था इसलिए ज़्यादा हुआ, पर इसमें तो ज़्यादा नहीं हुआ, पर जितना था उतना ही है। तो इससे क्या पता चला कि इसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस कौन दिखाने वाला है, B, उसके बाद कौन दिखाएगा, A, उसके बाद कौन दिखाएगा, C। ये होगा करेक्ट ऑर्डर। समझ में आया, मिटा दो इसको। एक है माइनस एम इफेक्ट, दूसरा है प्लस एम इफेक्ट। हाँ, याद रखना NO2 और OH के बारे में। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना हो तो आपको जानना पड़ेगा GOC, हाँ, जो आपके टार्मोन के टेस्ट में थे। मिटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास है क्वेश्चन 3, मान लो मेरे पास है ऐसा। ठीक है, बॉन्ड, फिर यहाँ पे है COONA, और दूसरा है इसमें ऐसा भी कर दे, और दूसरा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है COONA। अब सेम क्वेश्चन है, रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस। हाँ, फाइंड ऑर्डर ऑफ, हाँ, सब भी यही क्वेश्चन था, फाइंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस, या फिर और डी कार्बोक्सिलेशन। ये दो शब्द को लेके ही ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब कैसे बोलोगे, किसमें ज़्यादा होगा, क्वेश्चन उठा लिया। अगर क्वेश्चन उठा लिया तो मैं इसको मिटा दो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो पहले तुम वीडियो को पॉज करो और इसको कोशिश करो, अगर कर पाए तो तुम समझ गए, तुम जीनियस हो। ठीक है, 1 2 3 4। चलो मैं इसको अभी सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, फिर आता है हमारा COON। यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर सिग्मा फिर आता है COON। यानी कि ये जो COON है, अगर ये टूटा बॉन्ड तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये माइनस अगर इधर जंपिंग किया और एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जंपिंग किया तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड इधर आ सकता है ना। इस चीज को कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, ये भी GOC में पढ़ना पड़ेगा, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट कैसे हुआ, इधर पे अगर ये टूटा तो एक नेगेटिव साइन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता, एक इलेक्ट्रॉन इधर जंपिंग किया और यहाँ से डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, तो यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन इधर जंपिंग किया, वजह से ये सब क्यों हुआ, हीट देने की वजह से। और यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड आ सकता है, यानी कि इसको मिटा के ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इट इज पॉसिबल हियर, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर ऐसा हो गया। तो रेजोनेंस इफेक्ट इधर मिला। अब देखते हैं इस पे रेजोनेंस इफेक्ट है क्या, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये टूटा तो एक माइनस साइन आता, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता, पर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता, तो बॉन्ड कैसे बनेगा बोलो, एक तो इधर आया और एक दूसरा में है, तो इधर पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ना बॉन्ड बना पाएगा, यहाँ से जंपिंग भी किया तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है, वजह से इसमें रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा ही नहीं। हाँ, नो रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें कोई रेजोनेंस इफेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो जिस पे रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं वो अनस्टेबल है। अब ये नियम भी याद रखो, अनस्टेबल, और जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट है वो है स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा हो, कार्बोनाइल में जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, वही रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस ज़्यादा दिखाता है। यानी कि इस बार अगर मैं इसको A बोल देता, इसको B, तो A ग्रेटर देन B, जितना कौन A, ये दिखाता करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया, रीजन क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट होगा उसमें स्टेबिलिटी होगा, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, मिटा दो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए लेते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसको मिटा दे। क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस और डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो मान लो A नंबर पे है कुछ ऐसा, ठीक है, B नंबर पे है कुछ ऐसा, और C नंबर पे है कुछ ऐसा, ठीक है। अब किस में ज़्यादा होगा, तो पहले वीडियो का पॉज करके ट्राई करो। 1 2 3 4, चलो मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो क्या होने वाला है देखो, सबसे पहला बात है इसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पे माइनस तो है, ठीक है, और कोई बॉन्ड, ये टूटेगा तो ये माइनस तो होगा, पर कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इतना ही है। हाँ, तो रेजोनेंस इफेक्ट इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो माइनस साइन होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस पर रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है ना, पाई के बाद सिग्मा, अभी देख के आया था, तो इस पर रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट इसमें है, रेजोनेंस इफेक्ट, तो ये स्टेबल होना चाहिए। हाँ, देखते हैं क्या होते हैं, इसमें चलते हैं। COON, अगर ये टूटा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जंपिंग किया तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, इसके बाद का जो स्टेप है मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है, यहाँ पे ये मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बेंजीन। तो इन तीनों में अगर देखा जाए इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है, पर इसमें जो है उसको कहते हैं एरोमेटिसिटी। अगर किसी भी स्टेप पे, कोई भी क्वेश्चन में अगर एरोमेटिसिटी तुम्हें मिल जाता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका होता है, ठीक है। इसमें जो कार्बोनाइल मिलेगा, हाँ, ये जो कार्बोनाइल है
इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, हाँ, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी बनाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी में है, तो एरोमेटिसिटी की वजह से इसमें ये मोर स्टेबल होगा, और ये क्या बन जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट है फिर भी ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल कौन होगा, जिसके पास एरोमेटिसिटी आ जाए, हाँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जंपिंग किया तो एरोमेटिसिटी आने का चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए ये मोर स्टेबल है, पर इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, पर रेजोनेंस इफेक्ट है, और इसमें तो रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं है, तो ये लेस स्टेबल है, ठीक है, सबसे कम स्टेबल है, हाँ। तो ऑर्डर क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा कौन होगा, सी, फिर कौन होगा, बी, फिर कौन होगा, ए। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, देख लो, देख लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन के बारे में, फिर उल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे भी हम यूज़ करके एल्केन प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए होगा। हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा ख़त्म कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लाते आप इसका कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।